हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 17th बीपीएससी सीरीज का यह 10वां सीरीज है, यानी 10th सीरीज है। इसमें हम दो थीम पे चर्चा करेंगे, दो कीवर्ड पे चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। पहला है सोलर वेस्ट। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज भारत में सोलर वेस्ट रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री जारी किया है वह बड़ा चिंताजनक सोलर रिपोर्ट है, सोलर वेस्ट रिपोर्ट, यानी सौर कचरा, यानी सौर अपशिष्ट का रिपोर्ट। अब इसमें सौर कचरा क्या है, कितने तरह के होते हैं, इससे निजात यानी इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। एंड दूसरी बात की रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में सौर यानी सोलर एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ तो हम लोग बोल रहे हैं कि सौर एनर्जी को बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ यह सोलर वेस्ट भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर। दूसरा में देखेंगे कि घोस्ट पार्टिकल, जिसको भूत कण या भूतिया कण भी कहते हैं, इसका भी पहला प्रमाण मिला है, पहला साक्ष्य मिला है। तो यह भूतिया कण क्या है, कहां से साक्ष्य मिला है, क्या भारत में कोई ऐसा ऑब्जर्वेटरी, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो भूतिया कण को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है? ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। यह दोनों जो है आपके बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। जैसे लाइगो यहाँ पे पूछा है आपको, सोलर से तो कई क्वेश्चंस पूछे हैं आपको एनर्जी में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आल्सो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। पहला, भारत में सोलर वेस्ट का चिंताजनक रिपोर्ट। इंडिया का सोलर वेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, जिसमें सौर कचरे पे चिंताजनक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, बताया गया है बहुत चिंताजनक है। क्या है? इंडियन सोलर वेस्ट रिपोर्ट, यानी भारत के सौर अपशिष्ट रिपोर्ट, यानी सौर कचरा रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि 20 मार्च 2024 तक एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। 20 मार्च 2024 तक एक अध्ययन किया गया है मिनिस्ट्री द्वारा। वो भी देखेंगे कौन किया है, क्योंकि पूछ सकता है कई बार कि किसने पब्लिश किया है ना। भारत के वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लगभग 100 किलो टन सोलर वेस्ट जनरेट किया गया है, यानी उत्पन्न किया गया है। 1 किलो टन बराबर 1000 टन होता है। इतना वेस्ट जनरेट किया गया है। देखिए कितना वेस्ट जनरेट किया गया है। अगर यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो टू रीच 600 किलो टन बाई 2013, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 2030 तक 600 किलो टन तक पहुंचने की उम्मीद है। देश में उत्पादित सौर कचरे की मात्रा यह रिपोर्ट में बताया गया। देखिए कितना चिंताजनक रिपोर्ट है। केवल 2022 तक तो 100 किलो टन की बात हुई है, लेकिन अगर यह सिलसिला रहा तो 2030 तक यह 600 किलो टन तक होने की उम्मीद है। भारत की सौर अपशिष्ट रिपोर्ट। अब सवाल उठता है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है, एनालाइज करके पब्लिश किसने किया है। यह जो रिपोर्ट है, यह जो विश्लेषण है, इस रिपोर्ट का नाम है इनेबलिंग ए सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडियाज सोलर इंडस्ट्री एसेसिंग द सोलर वेस्ट क्वांटम, यानी भारत में सौर उद्योग में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को सक्षम करना, सौर अपशिष्ट मात्रा का आकलन करना। यह रिपोर्ट का नाम है। यह रिपोर्ट पब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और काउंसिल फॉर एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, CEEW। यह एक थिंक टैंक है, क्लाइमेट थिंक टैंक है ना, यानी ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद। यह दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें बताया गया है कि 2022-23 तक 100 किलो टन और 30 तक 600 किलो टन तक होने की उम्मीद है कचरा। क्लियर। अब सवाल उठता है कि यह भारत में वर्तमान सोलर कैपेसिटी क्या है, तभी तो पता चलेगा कि यह रिपोर्ट क्यों इतनी चिंताजनक है। देखिए अभी अगर बात करें मार्च 2023 का डाटा, 23 तक का डाटा, जो करेंट सोलर कैपेसिटी है यानी वर्तमान सौर क्षमता है, वह 66.7 गीगावाट है एज ऑफ मार्च 2023 तक, और यह इंक्रीज किया है
23 टाइम इन द लास्ट 10 ईयर, यानी आज से 10 साल पहले या 23 गुना कम था। देखिए कितना तेजी से बढ़ रहा है, 10 साल में 23 गुना यानी 23 टाइम सोलर कैपेसिटी बढ़ा है। अगर इसी तरह बढ़ता रहे तो यह 2030 तक 292 यानी 292 गीगावाट हो जाएगा इंडिया के पास इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी पहुंचने की उम्मीद है। स्थापित सौर क्षमता जो 292 गीगावाट हो सकता है। क्लियर, इतना तेजी से सौर क्षमता यानी सोलर एनर्जी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अब यह जो सौर अपशिष्ट है यानी सोलर जो वेस्ट है, इसका पर्यावरण पे भी काफी प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक और सामाजिक कारणों से महत्वपूर्ण है कि इसका प्रबंधन किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए। पर्यावरणीय चूंकि सिलिकॉन वगैरह होता है तो पर्यावरण को, या सेमीकंडक्टर होता है, आर्थिक रूप से भी यह परेशानी है और सामाजिक कारणों से भी परेशानी या महत्वपूर्ण है कि इसको हटाया जाए, क्योंकि कचरा किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता है सोसाइटी के लिए। क्लियर। अब हम आते हैं, देखिए अब थोड़ा सा देख लीजिए, फोटोवोल्टाइक सेल इसको बोलते हैं, या सिलिकॉन का बना होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन का बना होता है। कई पीबी को जोड़ने के बाद मॉड्यूल बनता है, या बीच में सिल्वर होता है या चांदी से जोड़ा जाता है, इसलिए इतना महंगा होता है। कई मॉड्यूल को जोड़ने के बाद पैनल का निर्माण होता है, और कई पैनल मिला के एरे का निर्माण होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आपसे पूछ सकता है कि एरे क्या है, मॉड्यूल क्या है, पैनल क्या है, और फोटोवोल्टाइक सेल क्या है। अब हम आते हैं, जो कचरा का बात किए हैं कि सोलर वेस्ट होता क्या है एक्चुअली, यानी सौर अपशिष्ट क्या है। देखिए मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग करने से, यहां से इसको बना के, इसको बनाने से लेके इसको बनाने, इसको बनाने, इसको बनाने, यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक, और जहां पर इसका उपयोग किया जाएगा वहां तक, दो चीज है यहाँ पे। या तो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ अपशिष्ट होगा, या परिवहन करके यहाँ पे फील्ड में कुछ अपशिष्ट होगा, यानी फीड करने में कुछ स्क्रैप निकला, इनके लाइफ खत्म हो गया तब कुछ स्क्रैप निकला। यानी वेस्ट जो जनरेट होता है सौर मॉड्यूल के निर्माण के दौरान उत्पन्न कचरे, और क्षेत्र यानी वेस्ट फ्रॉम फील्ड यानी प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, यानी उसके जीवन काल से निकले कचरे। दो तरह के होते हैं, एक तो बनाने में, और बनाने के बाद यहां तक उपयोग करने तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेके इसको उपयोग फिट करने तक लेके इसके लाइफ टाइम खत्म होने तक, दो यहां भी सौर अपशिष्ट उत्पन्न होता है। यानी दो तरह से, एक तो मैन्युफैक्चरिंग से, और दूसरा क्या है, फील्ड से, प्रोजेक्ट लाइफ टाइम से। तो मैन्युफैक्चरिंग से दो तरह के वेस्ट निकलते हैं। एक तो होता है कि स्क्रैप दैट प्रोड्यूस होता है, यानी सिलिकॉन को बनाने में, उसको जोड़ने में जो स्क्रैप प्रोड्यूस होता है। और दूसरा होता है जो भी पीवी मॉड्यूल है, जो ये पीवी मॉड्यूल है, इसका एक क्वालिटी टेस्टिंग होता है। तो सारे पीवी मॉड्यूल क्वालिटी टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं, तो जो पास नहीं हो पाते हैं वह क्या हो जाते हैं, कचरा बन जाते हैं। तो दो तरह के यहाँ पे निकला मैन्युफैक्चरिंग से, है ना। अब विनिर्माण से दो तरह के कचरे निकले, एक जो स्क्रैप उत्पादित होता है बनाने में, दूसरा जो उसका क्वालिटी चेकिंग होती है, क्वालिटी टेस्ट होता है, यानी गुणवत्ता परीक्षण, उसमें विफल होने पर वो भी कचरा हो जाता है। अब आते हैं फील्ड में। वेस्ट फ्रॉम फील्ड यानी क्षेत्र से निकलने वाले कचरे क्या होता है, तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है कि ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग, यहां से बना के ट्रांसपोर्ट, यहां से यहां तक पहुंचाने में भी बहुत सारे कचरे निकल जाते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टिंग या हैंडलिंग करने में, उठाने रखने में, है ना। दूसरा होता है कि सौर मॉडल द्वारा जीवन काल में हुई क्षति, उसको फीट वगैरह करने में क्षति हो जाता है। और तीसरा जो होता है कि उसका लाइफ टाइम खत्म हो गया, यानी अब काम करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो कचरे ही हो जाएगा, क्योंकि नॉट यूजेबल एनी मोर, यानी उत्पादन करने योग्य नहीं रहता था। तो लाइफ टाइम में यानी फील्ड से तीन तरह के कचरे निकले, विनिर्माण से दो, तीन तरह के, ये सारे क्या कहलाते हैं, सौर अपशिष्ट यानी सोलर वेस्ट। अब देखते हैं थोड़ा सा, एक ग्राफ है जो यह रिपोर्ट में ही पब्लिश हुआ है। राजस्थान और गुजरात जो है सबसे ज्यादा सोलर वेस्ट जनरेट किया है 2023 में। ऑफ कोर्स यही सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी यूज होता है। क्लियर। अब हम आते हैं इसको कैसे हैंडल करें हम। तो दो तरीके हैं इसको रिसाइकल करने का। पहला जो है मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी आपको इसको हिंदी में बोले तो यांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, इसको क्रशिंग यानी कुचलना, छोटे छोटे टुकड़े करके, सीविंग यानी छानना, और सियरिंग ऑफ द वेस्ट यानी कतरना, सीविंग, सियरिंग,
यानी कुचलना, छानना और कतरना यानी छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। तो लेकिन इससे क्या होता है, जो इसमें बहुमूल्य धातु है, जैसे हमने आपको बताया कि चांदी होता है, चांदी है, सिलिकॉन है, उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे इस रिसाइकलिंग से। यानी पुनः चक्रण रिसाइकलिंग के दो व्यापक तरीके हैं, जो कि कुचलना, छानना, कतरना, है ना, यांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। लेकिन इसमें से पुनर्नवीकरण सामग्री में कांच, अल्युमिनियम और तांबा शामिल है, जो आप निकाल सकते हैं। लेकिन चांदी और सिलिकॉन को आप नहीं निकाल सकते हैं इस विधि से, रिसाइकलिंग से, यानी पुनर्चक्रीकरण से। तो इसके लिए जो होता है, हाई वैल्यू रिसाइकलिंग की जरूरत पड़ती है, उच्च मूल्य पुनर्चक्रण। अब इसमें क्या होता है कि मॉड्यूल को रिसाइकिल करने के लिए मैकेनिकल, केमिकल यानी रासायनिक, यांत्रिक, रासायनिक और थर्मल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, का उपयोग किया जाता है। और इस मेथड में क्या, इस विधि में क्या होता है, रासायनिक प्रक्रियाओं के सहायता से यानी केमिकल प्रोसेस के सहायता से चांदी और सिलिकॉन को पुनः प्राप्त किया जाता है। दिस मेथड कैन रिकवर सिल्वर एंड सिलिकॉन विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस। क्लियर। लेकिन अब इसके लिए क्या होगा, आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा, किसी प्राइवेट एंटिटी को भी इन्वॉल्व करना होगा, तभी आप या रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण कर सकते हैं। आया समझ में? चलिए, अब हम आते हैं दूसरा न्यूज, जो दूसरा हमने डिस्कस किया थीम की, घोस्ट पार्टिकल। यह जो भूत कण या भूतिया कण है कि इसका पहला साक्ष्य मिला है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे पहला साक्ष्य मिला है। जो पहला भूत कण का जो पहला प्रमाण मिला है, कहां से मिला है, एक आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो अंटार्कटिका में है। वहां पे कुछ ऐसा फाइंड किया गया है कि ऐसा बताया जा रहा है कि पोटेंशियली संभावना है कि वह खगोलीय यानी खगोलीय ताऊ न्यूट्रिनो है, और इसी को ताऊ न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल बोला जाता है, यानी भूत कण बोला जाता है। क्लियर। इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पहली बार इसका कुछ एविडेंस मिला है कि जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि यह भूत कण है। और जो एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो है, यानी एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो, यह बड़ा हाई एनर्जी का न्यूट्रिनो होता है। यह ओरिजिनेट कहां से करता है, हमारे आकाश गंगा से परे सबसे दूर तक पहुंचते हैं, यह इतना हाई एनर्जी होता है। और यह बिना बाधा के कहीं भी ट्रेवल करते हैं, मैसिव डिस्टेंस, अनडिस्टर्ब, बिना बाधा के। और हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में समझने में मदद मिलती है, यानी इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, अगर इसको हम स्टडी कर ले न्यूट्रिनो का। न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी अभी तक हम लोग यह समझते थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये रहा आपको आइस क्यूब। देखिए, अभी तक हम लोग क्या समझते थे कि किसी भी एटम में क्या होता है, तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है जो चारों तरफ घूमता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रिनो क्या होता है, या न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता इसमें। लेकिन अब क्या होता है, इसके अलावे भी इतने पार्टिकल पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन, अप क्वार्क इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इतना खोजा जा चुका है। इसमें से यह ताऊ न्यूट्रिनो मिला है, जिसको बोला जाता है घोस्ट पार्टिकल्स। आया समझ में? इसको बोला जाता है भूतिया कण या भूत कण बोला जाता है। क्लियर। अब हम आते हैं न्यूट्रिनो क्या होता है। अभी आप देखें न्यूट्रिनो क्या है। न्यूट्रिनो क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी उप परमाणविक कण है, यानी परमाणु के अंदर का कण है ना, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रिनो कोई चार्ज नहीं होता है, और इस पे पहले तो माना जाता था मास नहीं होता है, लेकिन अब माना जाता है कि छोटा सा स्मॉल मास होता है, जो एकदम जीरो के बराबर होता है ना। यह ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पार्टिकल्स, यानी अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले यह कण है। दे हैव वेरी लिटिल इंटरेक्शन विथ मैटर, और उनका पदार्थ के साथ बहुत कम संपर्क होता है। ये सब याद रखिएगा, चूंकि ऐसे भी पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन है जिसपे पदार्थ के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उस पर कोई एटॉमिक इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है, वह ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो वह क्या है, न्यूट्रिनो है। क्लियर, क्या है, न्यूट्रिनो है। अब यह कैसे प्रोड्यूस होता है, अब सवाल उठता है कि कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए, यह प्रोड्यूस जो होता है कई प्राकृतिक क्रियाओं से होता है, प्रोड्यूस बाय मेनी नेचुरल प्रोसेस, जैसे सन का न्यूक्लियर रिएक्शन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, वहां से भी प्रोड्यूस होता है, या
पार्टिकल डीके इन द अर्थ, जो पार्टिकल क्षय हो जाते हैं अर्थ में, उससे भी यह होता है। और पार्टिकल एक्सेलरेटर, जो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके माध्यम से, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से भी यह होता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी यह प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रिनो, जिसको क्या बोला गया है, घोस्ट पार्टिकल बोला गया। क्लियर। अब हम आते हैं कि इंडिया में भी क्या ऑब्जर्वेटरी है जो घोस्ट पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में भी है, जिसको इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बोला जाता है, INO। यह प्रोजेक्ट जो है अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, लेबोरेटरी, अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है, जो स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा किसका, न्यूट्रिनो का, घोस्ट पार्टिकल का। यह फंडेड है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन में स्टिक है। क्लियर। यह कहां पे स्थापित हो रहा है, पोट्टीपुरम इन बोडी वेस्ट हिल ऑफ थेनी डिस्ट्रिक्ट, जो कहां पे है, तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु की थेनी जिले के बोडी पश्चिम पहाड़ियों में पोट्टीपुरम में यह स्थापित किया जा रहा है। क्या है, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। देखिए, लाइगो पर आप लोगों को पूछ चुका है, जो इंडिया में लाइगो है, इंटरनेशनल जो क्या बोलते हैं, या ग्रेविटेशनल वेव के लिए, और या दूसरा क्या है, INO है, यानी इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। न्यूट्रिनो क्या, घोस्ट पार्टिकल। तो इसको आप याद रखेंगे। क्लियर। इंडिया में कहां पे है, तमिलनाडु में है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि भूतिया कहने या आपको घोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए इंडिया में कहां पे ऑब्जर्वेटरी स्थापित किया गया है, वेधशाला स्थापित किया गया है। तो योर आंसर वुड बी, आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस, तमिलनाडु। क्लियर। तो यह दो जो बड़ा इंपॉर्टेंट पीटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज मेंस भी बोल सकते हैं को, यह जो दो चीज था वह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका PDF जो है, जो हम पढ़ाए हैं, यह आपको मिल जाएगा तिवारी जनरल स्टडी, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप देख सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर कुछ सीखे हैं आप इसे, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और कुछ अगर प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज कमेंट करेंगे हमको, हम कोशिश करेंगे कि उसको रियल टाइम बेसिस पे रिजॉल्व किया जाए। So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.